तितली की तरह चंचल होने के कारण मछली भाभी सबके आकर्षण का केंद्र थी। अपनी अदाओं का जादू बिखेर झट अपना काम निकलवाना उनके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन तितलियों का जीवन कितना क्षणिक होता है, क्या इसका एहसास उन्हें हो सका? जानने के लिए सुने मेरी कहानी, मेरी ही जुबानी। तितली। मार्च प्रथम, सरिता, 1999 में प्रकाशित। मैं डॉक्टर नीजा श्रीवास्तव, उपनाम नीरू। समूचे घर परिवार में एक ही नाम छाया हुआ था, मछली भाभी, मछली बहू पद्मा। सुंदर देह की मलिका गौरवर्णा मछली भाभी मुंह में पान दबाए बड़ी शान से पूरे घर में ठुमकती फिरती। सारे घर में उन्हीं का दबदबा था। श्रृंगार पटार तो उनके जैसा कोई कर ही नहीं सकता था। मछली भाभी सुबह सुबह ही जैसे दूध में नहा धोकर तैयार हो जाती। कलवा माली उनके जूड़े के लिए हर रोज वेणी बनाकर दे जाता। इस पर खुश होकर वह उससे कभी कभार 5-10 रुपए इनाम के तौर पर दे देती। एक दिन मछली भाभी ने वेणी को बालों में गूंद कर आदमकद शीशे में बड़ी अदा से खुद को निहारा और फिर पानदान लेकर बरामदे में बिछे पलंग पर जा बैठी। वहीं बैठे बैठे वह सुपारी कतरने लगी। लखन नामक नौकर गमछे से हाथ पोंछता हुआ पास आकर खड़ा हो गया। बैठ के सुस्ता ले, आराम भी बहुत जरूरी है, 5 बजे से लगा है, बैठे बैठे 2-4 गांठें कतर डाल। मछली भाभी ने सरौता लखन के हाथ में थमा दिया और बड़े अंदाज से मुस्कुराई। लखन इनकार नहीं कर सका, क्योंकि मछली भाभी की मुस्कान उसी के लिए तो थी, उसे लगता। तभी बड़े भैया की आवाज सुनाई दी, मछली बहू, मछली बहू, मछली लाया हूं। उस दिन की तरह जरा नींबू बेसन में मिर्च डालकर फ्राई करवा देना, बढ़िया। दशरथ आ रहा है, अपने पीस पहले ही छांट लेना, मरभुक्का सब खा जाता है। कहते हुए वह मछली बहू का हाथ दबाकर मुस्कुराए। छोटा भाई भी तो ऐसा ही करता, जाते समय छोटी से मिले न मिले मछली भाभी का चेहरा जरूर देख जाता। अच्छा मछली भाभी, जा रहा हूँ, लौटते समय जगन की कचौड़ी लेता आऊंगा आपके लिए। दीपू अम्मा बाबूजी से पूछे न पूछे मछली भाभी से जरूर पूछता जाता। जा रहा हूँ भाभी, कुछ चाहिए तो नहीं? भाभी तुरंत अपनी फरमाइश रख देती। दीपू कटारिया टेलर के यहाँ से मेरे ब्लाउज पड़े हैं, सिल गए होंगे, लेते आना। ढीले करने को दिए थे, कमबख्त ने बड़े टाइट सी दिए। एक दिन वह दीपू को देखते ही बोली, हाय हाय कुर्बान जाऊं, बहुत प्यारी कमीज पहनी है, कब सिलवाई? दीपू कैसा जज रहा है? उन्होंने उसके पुष्ट कंधों पर हाथ फिराया, कॉलर ठीक किया, फिर अदा से बोली, एक तू है और एक तेरे मजले भैया, कमीज जब तक फट नहीं जाती बदलते ही नहीं, पास बैठने को दिल ही नहीं करता। कहते हुए वह उसके और पास चली आई, कोई इत्र नहीं लगाया तूने? फिर वह उसे खींचती हुई अपने कमरे के श्रृंगारदान के पास ले गई। वहां से एक बढ़िया मर्दों वाला इत्र छाटा और दीपू के बाजू उठाकर स्प्रे करने लगी। दीपू थोड़ा हिचकिचाया, लाओ मैं खुद लगा लेता हूँ, इतना छोटा थोड़े ही हूँ। रहने दो लल्ला, अभी मर्द कहाँ बने हो, दाढ़ी मूछ तो पता ही नहीं चलती, पैंट तक तो सीधी नहीं पहनी। वह पीछे कमर में हाथ डालकर बेल्ट घुमाते हुए उसकी मोहरी सीधी करने लगी। उनका लावण्य देख दीपू की आंखें चौंधिया सी गईं। दीपू अचानक बोल उठा, बहुत सुंदर हो मछली भाभी, तुम सचमुच श्रीदेवी जैसी लगती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बुआ का 20 वर्षीय बेटा बॉबी कभी परीक्षा, कभी कोचिंग, तो कभी इंटरव्यू के बहाने वहीं पड़ा रहता। उसे भी यही लगता, मछली भाभी तो बस उसी पर जान छिड़कती है, उसी को प्यार करती है। वह दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। वही क्यों मछली भैया को छोड़ कर किस सब को यही विश्वास रहता कि मछली भाभी तो बस उसी की है। मछली भाभी घर भर में तितली बनी उड़ती फिरती, कभी इधर तो कभी उधर, अपने रूप का जाल बिखेर कर अपना काम मिनटों में करवा लेती। उन्हें बाजार जाना हो या किसी से मिलने, बड़े भैया फौरन टैक्सी बुला लाते। छोटे भरत की नई कार तुरंत आ जाती। दीपू की मोटरसाइकिल तो हर समय उनके लिए तैयार रहती। दूसरी ओर बड़ी भाभी घर की सारी जिम्मेदारी उठा रही थी, पर उनकी इतनी पूछ न थी। जब से छोटी पूनम आई है, वह भी बड़ी भाभी का हाथ बटाने लगी थी। एक दिन छोटी अपने बच्चों को नहला रही थी कि इतने में बॉबी पीछे से आया
और एक मग पानी उठाकर छोटी भाभी के कंधे पर डाल दिया। तुम इन्हें नहलाओ और मैं तुम्हें। उसकी हरकत देखते ही छोटी का चेहरा तमतमा उठा। बॉबी भैया, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे क्यों इतनी लाल पीली हो रही है? देवर ही तो है, हंसी चिटोली तो चलती ही रहती है। यही तो असली मजा है, वरना रखा ही क्या है इस सड़ी सी जिंदगी में। मजली भाभी वहीं आकर अपनी टांगे धोने लगी। फिर वह छोटी से बोली, अच्छी भली साड़ी शरारती बच्चों के मारे गीली हो रही। छोटी जरा पकड़ तो इसे, कहकर उन्होंने अपनी चंपई सुनहरे बॉर्डर वाली कड़क सूती साड़ी उतारकर पूनम को थमा दी। यहीं रह 1 मिनट, पैर साबुन से धो पोंछ लूं, फिर बांध लेती हूँ। पूनम सोचने लगी, कैसी निर्लज हैं ये। उधर बड़े भैया भी वहीं बैठे मजा ले रहे हैं। हुक्का गुड़गुड़ाते मुकदमे की फाइलों में व्यस्त दिखने का तो बहाना कर रहे हैं। उस पर से पति किशन भी चले आए। जरा भी शर्म नहीं इन भाभी को, खाली पांव धो रही हो बौजी, भरत ने देहाती लहजे में ठिठोली की। सामने से लौकी और सीताफल लेकर आता हरिया खीसे निपोड़ता हुआ सब्जी झाड़ने पोंछने का नाटक करते हुए वहीं खड़ा हो गया। पूनम तो शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। अश्लील मजाक का अश्लील प्रत्युत्तर सुनने की उसमें ताब न थी। वह साड़ी थमाने तक किसी तरह खड़ी थी रही। फिर बच्चों को कपड़े पहनाने के बहाने अपने कमरे की ओर भागी। बड़ी बहू रसोई से सारा तमाशा देख रही थी। उन्होंने देखा बेचन महाराज का भी दिल खाना बनाने में नहीं लग रहा है। वह तनिक गुस्से से बोली, गुजिया जल रही है बेचन महाराज, निकाल क्यों नहीं रहे? अब कपड़ों की खरीदारी का जिम्मा बड़े भैया ने मजली बहू को ही सौंपा था। भरत अपनी कार में बिठाकर उन्हें खरीदारी कराने ले जा रहे थे। मजली भाभी, मैं भी चलूं, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी, कहता हुआ बॉबी भी कार में घुस गया। छोटी को भी ले लूं, उसे बुरा लग रहा होगा, मैं तुम्हारी बगल में जो बैठी हूँ, कहते हुए मजली भाभी ने भरत को धौल जमाई। तुम भी, कहाँ बासमती चावल और कहाँ यह नया भात, कोई तुलना है? मजा तो पुराने में ही। भरत मुस्कुराया। तभी बड़ी भाभी के जुड़वा बेटे अमन चमन भी कार में घुस आए। गाड़ी गेट से निकली ही थी कि ज्योति स्कूटर से आती दिखाई दी। उसका कोई बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने आया था। भरत ने गाड़ी रोक दी तो ज्योति भी भीतर आकर बैठ गई। यह देख भरत का चेहरा उतर गया, क्योंकि ज्योति के आने से वह मजली भाभी से छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। ज्योति मजली बहू की बेटी थी। वह नई पीढ़ी की सबसे पहली कड़ी थी, इसलिए वह बड़ी लाडली थी। मजली बहू का इसलिए और भी रुतबा बुलंद था कि इस खानदान की नई पीढ़ी का पहला बच्चा उसी ने पैदा किया है। बड़े भैया ने सामान की सूची और पैसे देते समय मजली बहू से कहा, अपने लिए जरी बॉर्डर की गुलाबी साड़ी लाना, तुम्हारे गोरे रंग पर खूब खिलेगी। धीरे बोलिए, जीजी सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। जीजी सुन लेंगी? अरे कौन डरता है उनसे? पहनने ओढ़ने रख रखाव का कोई तरीका नहीं। सारा दिन भूतनी बनी व्यस्त रहने का ढोंग करती है, गंवार कहीं की। तभी मजली बहू आंखों में मुस्कुराई और बड़े अपनेपन से उन्हें चुप रहने का इशारा किया। आखिर होली का दिन भी आ गया। सुबह से ही मस्ती का आलम था। सभी मजली भाभी से रंग खेलने को अधीर थे। बॉबी और दीपू ने तो मजली भाभी को उठाकर रंग भरे हौज में डाल दिया। पर मजली बहू भी जबरदस्त थी। ऐसा झटका दिया, दोनों पानी के अंदर आ गिरे। ऊपर बड़ी भाभी सबको खिलाने पिलाने में लगी हुई थी। छोटी भी वहीं डरी सहमी हुई सी उनके पास खड़ी हो गई। तुम यहाँ कहाँ छिपी बैठी हो नई भौजी? तुम्हारी तो पहली होली है। बॉबी ने उसे थामा ही था कि एक झन्नाटेदार तमाचा उसने उसके गाल पर रसीद कर दिया। बॉबी के मुंह से शराब की बू आ रही थी। कमर में हाथ डालकर भाभी को उठाने की लालसा धरी रह गई। बॉबी मजली भाभी के पास छोटी भाभी की शिकायत लेकर भागा। दीपू भी चुपचाप खिसक कर अपने दोस्तों और मजली भाभी की पकड़ में शामिल हो गया। मजली भाभी की बेटी ज्योति तो बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर तितली बनी उड़ रही थी। दीपू बॉबी के मित्र हों या पड़ोस के या स्कूल के,
उसके अपने मित्र, सबको वश में करने की अदा उसने माँ से ही सीखी थी। उसे भी अपने आगे पीछे लड़कों को नचाने में मजा आने लगा था। लेकिन तितलियों का जीवन होता भी कितना है, काश मछली भाभी यह बात समझ पाती। एक दिन मछली भाभी पहली बार अपनी बेटी के लिए चिंतित दिखी। बहुत देर हो गई अम्मा, ज्योति अभी तक नहीं लौटी। बॉबी का दोस्त विकी उसके साथ था। विकी के घर किसी को क्यों नहीं भेज देती? अम्मा बोली, क्या पता वहां से कोई खबर लगे। दीपू गया तो है। थोड़ी देर में दीपू ने लौटकर कहा, मछली भाभी विक्की के घर का पता किया तो मालूम हुआ कि सुबह ही उसे आवारागर्दी करने के लिए बड़ी डांट पड़ी थी। वह घर से तभी से गायब है। बड़े भैया, मछली भैया, भरत, दीपू, बॉबी सभी सारा शहर छानने में जुट गए। पुलिस ने बदनामी के डर से रिपोर्ट नहीं कराई। सुबह 3:15 बजे के करीब हिरन बाग में ज्योति की लाश पेड़ से टंगी मिली। घर में हाहाकार मच गया। मछली भाभी छाती पीट पीट कर रोए जा रही थी। हाय मेरी फूल सी बच्ची को किसने मार डाला? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि वह सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थी। मछली भाभी अंदर तक टूट गई। ज्योति का गम उन्हें दीमक की तरह खोखला करने लगा। वह एकदम पीली और कमजोर होती चली गई। शरीर सूखकर कांटा हो चला। अब सब उनसे कतराने लगे। बॉबी परीक्षा देकर अपने गांव चला गया। बड़े भैया, छोटे भैया और दीपू सबने हाथ खींच लिए। छोटी पूनम प्रसव के लिए मायके चली गई थी। बड़ी को अपने भाई की इकलौती बेटी की शादी में जाना जरूरी था, सो चली गई। घर में रह गई तो मछली बहू और खाट पर पड़ी अम्मा, जिनका अपना ही काम बड़ी मुश्किल से हो पाता था। मछली बहू शरीर और मन दोनों से ही टूट गई थी। अकेले सारा घर संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मछली बहू अब अपने काम के लिए भी तरस जाती। कलवा माली बासी फूलों की माला चुपके से रख जाता, जो महाराज अलग से उनके लिए उनकी पसंद का बेसन का हलवा बनाकर रख जाता था, वही आज गर्म फुलके सेकने में भी नानुकुर करने लगा। बड़े भैया के दोस्त दशरथ वगैरह आते तो तली मछली भी बाजार से आ जाती। मछली के लिए एक टुकड़ा न बचता। बड़े भैया से पैसे मिलने भी बंद हो गए। अब कोई कचौड़ी समोसे भी न लाता। मछली बहू को पैसों की भी दिक्कत होती, क्योंकि पहले तो वह बड़े भैया भरत या दीपू किसी न किसी से अदाओं से झटक लेती थी, लेकिन किशन के पास तो गुजर बसर करने लायक ही था। वह फालतू पैसे कहाँ से लाता? समय बीतने के साथ साथ मछली भाभी के पुराने शौक फिर से उछाल मारने लगे। चटोरी जबान और नित नए फैशन के कपड़ों और जेवरों का आदि उनका शरीर उन्हें चैन न लेने देता। ज्योति के मरने का गम तो उन्हें तो कम हो गया, पर यह गम बढ़ता ही गया। दूसरे को अच्छा पहने उड़े देखती तो मन महसूस कर रह जाती। आईने में खुद को निहारती तो बुढ़ापे का एहसास गहराने लगता। अब उनकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं था, और था तो वह सिर्फ किशन, उसका पति, जिसकी उन्होंने सारी जिंदगी परवाह नहीं की थी। मामूली आदमी कहकर वह हमेशा ही उस पर व्यंग कसती। वही मामूली आदमी किशन अपनी जरूरत की चीजों में कटौती कर उनके लिए कुछ न कुछ लाता रहता और उन्हें नियम पूर्वक डॉक्टर के पास दिखा लाता। किशन की सेवा ने रंग दिखाया और उसे मौत के मुंह से निकालकर अच्छा ही कर लिया। मछली जो पति को दिन रात कोसती थी, वही अब उसके प्रेम को देखकर गदगद हो उठी। एक यह सुख है और एक वह सुख था। कितना अंतर है दोनों की गहराई में। कल की तितली आज पूरी घाटी नाप चुकी थी। धन्यवाद।